क्या 2024 में होगा मंडल बनाम कमंडल? क्या हिंदुत्व को रोकने के लिए लाई जाएगी जाति? क्या जातीय अस्मिता की राजनीति फिर तेज होगी? क्या लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर जातिवादी राजनीति को हवा दी जाएगी? क्या बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी जातिवाद को सामने लाएगी? क्या मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चरम पर होगी? रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी और उसके बाद समाजवादी पार्टी में उनके कद बढ़ाए जाने के बाद इस बात को बल मिलता है कि पिछड़े बनाम स्वर्ण को हवा देकर जातीय अस्मिता की राजनीति को तेज करने की शुरुआत हो चुकी है। बता दें, दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि इसमें पिछड़ी जातियों व दलितों का अपमान किया गया है। इसमें उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का उदाहरण दिया था और उसके हवाले से कहा था कि शूद्रों और महिलाओं को अपमानित करने को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ, उनकी आलोचना हुई और उनकी जीभ काटने वाले को पुरस्कार देने तक का ऐलान कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर सफाई देने के बजाय हमला और जोर कर दिया। इससे विवाद गहरा गया। दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली भगत कर हिंदू मुस्लिम और स्वर्ण पिछड़े का कार्ड खेल रही है ताकि लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाया जा सके और वोटों का ध्रुवीकरण कर उसका फायदा उठाया जा सके। ठीक इसी समय समाजवादी पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया गया। जाहिर है मौर्य का कद बढ़ा, उनकी अहमियत बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने ये संकेत भी दिया कि वो ना तो रामचरितमानस के विवाद से परेशान है और ना ही अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति से। इसके उलट उसने विवाद को हवा दी और ये संकेत दिया कि वो इस तरीके की राजनीति में जातीय अस्मिता की राजनीति को बुलंद करना चाहती है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने यह भी संकेत दे दिया कि वो रामचरितमानस के बहाने बीजेपी के हिंदुत्व पर चोट करना चाहती है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी ने राम की राजनीति के बल पर केंद्र की सत्ता हासिल की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल जनवरी यानी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बीजेपी इसका सियासी फायदा उठा सकती है। ऐसे में बीजेपी ने जिस राम नाम को हिंदुत्व की राजनीति की धुरी बनाया, रामचरितमानस के जरिए उसी हिंदुत्व की काट निकाली जा सकती है। इसके साथ ही स्वर्ण बनाम पिछड़े की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है और हिंदू समाज के ही एक वर्ग को बीजेपी से दूर किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी इसलिए भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ों को हिंदुत्व के नाम पर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। इस बार ऐसा ना हो कि पिछड़े बीजेपी के साथ ना चले जाएं, कोशिश ये की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रामचरितमानस का ये विवाद बिहार से ही शुरू हुआ और वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की उस विवादास्पद चौपाई का उदाहरण दिया था जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आधार बनाया। विवाद बढ़ने पर चंद्रशेखर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और अपनी बात को एक बार फिर से और ज्यादा तल्खी से दोहराया। चंद्रशेखर जिस राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, वो न सिर्फ जातीय पहचान की राजनीति के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके नेता लालू प्रसाद यादव को बिहार के पिछड़ों का मसीहा माना जाता है। आरजेडी बिहार सरकार में शामिल है। वो उस जनता दल के साथ है जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथ थी। आरजेडी ने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है। वो रामचरितमानस का विवाद उठाकर पिछड़ों को गोलबंद कर न सिर्फ बीजेपी को चुनौती देना चाहती है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के जातीय आधार को भी तोड़ना चाहती है। वो पिछड़ों को बीजेपी की गोलबंदी से दूर भी रखना चाहती है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी जातीय अस्मिता की राजनीति करने वाली पार्टियां पिछड़ों को गोलबंद कर पाएंगी? क्या वो उन्हें बीजेपी के केसरिया झंडे तले जाने से रोक पाएंगी? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर रामचरितमानस के विवाद से ये साफ है कि कोशिश यही होगी।